हम अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं तो आज थर्ड क्लास है। पहले दो क्लासेस में हम क्या कर चुके हैं, एक बार मैं आपको वो डिस्क्राइब कर देता हूं और वो समझा देता हूं, थोड़ा सा समरी बता देता हूं। हमने सबसे पहले देखा था एक रजिस्टर्ड कैपिटल। सर ये रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है? अगर मैंने अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन 1 लाख शेयर से करवाया है तो इसे बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। और इसका एक और नाम क्या था? ऑथराइज कैपिटल। हाँ जी, नॉइस बिल्कुल नहीं आना चाहिए बच्चों का, यहाँ ध्यान होना चाहिए। तो या ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, अलग अलग नाम से देखा था। इसमें से अगर मुझे ज़रूरत सिर्फ 50,000 शेयर ही इशू करना है तो इसको हमने बोला था इशूड कैपिटल। और इसके बाद देखा जाए इशूड कैपिटल के बाद अगर इसमें से मेरे पूरे 50,000 शेयर बिक जाते हैं तो बोलते थे फुल्ली सब्सक्राइब। इसमें से अगर मान लेते हैं कि 49,000 शेयर बिक पाए तो अंडर सब्सक्राइब। और इसमें से अगर 51,000 शेयर आ गए तो ओवर सब्सक्राइब। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया था कि अंडर सब्सक्राइब मिनिमम कितना होना चाहिए? 95% मिनिमम होना चाहिए। अगर 95% नहीं है तो कंपनी बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद हमने क्या देखा था? हमने देखा था शेयर्स को जो भी इशू करेगा कम से कम 10 रुपए का एक वैल्यू होता है जिसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। और हम शेयर्स को हमेशा टुकड़ों में मंगवाते हैं। टुकड़ों में इन द सेंस अगर 10 रुपए का शेयर्स है तो हम उसे तोड़ के मंगवाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 रुपए, 3 रुपए और 5 रुपए। पहली बार जो मांगा जाएगा उसे क्या बोला था हमने? शेयर एप्लीकेशन। दूसरी बार जो मांगा जाएगा उसको शेयर अलॉटमेंट। और जो थर्ड टाइम पे मांगा जाएगा फर्स्ट कॉल बोल लो, और लास्ट बचा हुआ है तो उसे फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। यहां तक हमने देखा था। इसके बाद जर्नल एंट्री भी हमने इसका देख लिया था कि जर्नल एंट्री किस तरीके से किया जाएगा। यानी इसकी 2 जर्नल एंट्री थी। मैं नॉर्मली बोल देता हूं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में तो आपने देखा ही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसकी जनरल एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। इसका फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक टू फाइनल कॉल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल कई बार मैं डिस्कशन कर चुका हूं इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आज जो हम सीखेंगे, पहले थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट करेंगे, अगेन कम बैक आ जाएंगे प्रैक्टिकल, जिसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर काफी सारे क्वेश्चन भी दिए थे आपको, सिंपल सिंपल, जस्ट उसके अंदर अमाउंट फिल करने वाला था। हाँ, बुक के अंदर एक क्वेश्चन डाउट में हो सकता है, वो भी डाउट ले लेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करेंगे कि हम बेसिक एक थ्योरी की क्लास, क्योंकि ना आपके एग्जाम में थ्योरी भी आ सकता है इसमें से, और थ्योरी के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो क्या थ्योरी है वो देख लेते हैं एक बार हम। लास्ट 2 क्लासेस में हमने यहीं तक देखा है, कुछ टर्म्स देखे थे, तो सारा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जहां तक मैं करवा चुका हूं नॉर्मली वो। अब देखते हैं हम सबसे पहले टाइप ऑफ शेयर्स। टाइप ऑफ शेयर्स। सर कितने टाइप के शेयर्स होते हैं? मेनली हमारे सिलेबस के अंदर 2 तरीके का शेयर्स होगा। एक होगा इक्विटी शेयर, एक होगा प्रेफरेंस शेयर। एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम डिटेल में देखेंगे। हाँ जी, पीछे से आवाज आ रही है, जिसको बात करना बाहर जा सकते हैं वो। प्रेफरेंस शेयर, दोनों में डिफरेंस देखते हैं एक, और डिफरेंस क्या होता है इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। प्रेफरेंस शेयर जो होता है ना, नाम प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? उसको प्रायोरिटी दो, उसको प्रायोरिटी दो। और इक्विटी का मतलब होता है हिंदी में समतांश। तो देखा जाए, आप इन दोनों में मैं डिफरेंस की बात करूं तो सपोज करो प्रेफरेंस शेयर जो है ना, हमेशा आगे परसेंटेज लगा होता है, इसके आगे बिना परसेंटेज के हो ही नहीं सकता। 10% प्रेफरेंस शेयर। जैसे मान लो मैंने इक्विटी शेयर इशू किया, मान लेते हैं ₹1,00,000 का, या फिर हम नंबर की बात कर लेते हैं 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया
और या 1000 ही लेते हैं, कम लेते हैं, और इसका फेस वैल्यू जो रखा मैंने, सपोज करो 10 रुपये रखा, तो देखा जाए तो रुपीस के टर्म्स में हमें कितने रुपए मिल गए? 10,000 रुपये मिल गए रुपीस के टर्म्स में। दूसरी साइड अगर मैं बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर मैंने 10% प्रेफरेंस शेयर इशू किया, मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोल रहा हूं मैं, ये भी मैंने किया 1000, और इसका जो एक का प्राइस था ना, तो ऐसे एट द रेट करके लगाते हैं, मान लो 100 रुपये, तो इससे कितने रुपए मिल गए मुझे? अमाउंट कितना मिलेगा इससे बताओ? 1000, और एक शेयर 100 रुपये का, तो मतलब पहले तो आप ये परसेंटेज का मतलब समझिए कि भाई परसेंटेज होता क्या है। अगर मैं परसेंटेज का मतलब समझाऊं तो जो रुपए आया ना आपका, इसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा हर साल, यानी ये डिविडेंड का रेट होता है, डिविडेंड का रेट। यानी आपका फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट होगा ना जो भी, उसमें से आपका हिस्सा जो होगा 1 लाख पे 10%, यानी 10,000 मिल जाएगा, जो भी फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है। सर फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या है? मान लेते हैं 2010 में कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाया है, 1 लाख रुपए कमाए। अब इसको लेने वाले 2 व्यक्ति हैं, इक्विटी वाला भी लेगा और प्रेफरेंस वाला भी। नाम प्रेफरेंस का मतलब क्या है? प्रायोरिटी। अब बताओ इसमें से सबसे पहले किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस वाले को दे दे डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट ही ना, जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है ना, उसी प्रॉफिट को आपस में बांट लेना, पार्टनरशिप में बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नॉर्मल में बोलते हैं प्रॉफिट। लेकिन जब कंपनी प्रॉफिट आपस में बांटती है ना, तो उसको डिविडेंड का नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना? उसको क्या नाम देते हैं? डिविडेंड। कंपनी ने कितने रुपए कमाए? 1 लाख, अब आपस में बांटेगी ये, लेकिन 2 व्यक्ति हैं, 2 तरीके के लोग हैं यहाँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास क्या है हमारा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इक्विटी। तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब बताया जिसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो बताओ डिविडेंड सबसे पहले किसको देना चाहिए? प्रेफरेंस। तो इसमें से भाई इसका अधिकार कितना है लेने का? 10,000 लो और यहां से निकलो, आपकी छुट्टी, बस खत्म। बाकी 90,000 पता है किसको मिलेगा? इक्विटी वालों को। सर इक्विटी वालों को ज्यादा क्यों मिलेगा और प्रेफरेंस वालों को कम क्यों? थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अगर मैं एक शेयर होल्डर की बात करूं, मान लेते हैं एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो आप देखना कितने मिलते हैं। एक व्यक्ति को अगर देखा जाए ना, तो यहां पे एक व्यक्ति ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं? 100, और 100 रुपए पे 10% का ब्याज, यानी कितना मिल रहा है एक व्यक्ति को? तभी तो 10,000 मिला सभी को। अब यहां पे एक व्यक्ति की बात करें तो कमाई कितनी है? 90,000, और कितने लोगों में बटेगा? 1,000, तो एक व्यक्ति में जाएगा 90 रुपए। मान लेते हैं अब 2011 का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया, मान लेते हैं कि 5,000, या कंपनी ने कमाया 15,000। कंपनी ने कितने कमाए? 15,000। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दे? इसके 10,000 निकालिए, बचे कितने? तो इसको फिर से दूसरे साल की बात करें तो फिर से एक शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है? 10 ही मिल रहा है। लेकिन यहां पे देखा जाए तो 5,000 डिवाइडेड बाय 1000 कितने मिले? यानी 90 से सीधा आ गया 5 पे। लेकिन इसके इनकम पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तीसरे साल की बात करते हैं, 2012 की चलो बात कर लेते हैं। 2012 में कंपनी का लॉस है 10,000 का, कंपनी का क्या है? लॉस है। सबसे पहले इसको दिया जाएगा, फिर इसको दिया जाएगा, तो इसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। और रही बात इसको बोलेंगे भाई तुम रुक जाओ, थोड़ा कंपनी का लॉस चल रहा है, तो 2012 के लिए थोड़ा सा संतुष्टि रखो, हम आपको देंगे पैसे, अभी नहीं दे रहे लेकिन देंगे। तो जिस साल लॉस था ना तो इसको मिला ना ही इसको मिला, ठीक है ना? लेकिन मान लो फिर से 2013 में कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है, सपोज करो 2013 में कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है 50,000 रुपए का। तो 2013 में अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है 50 का, तो मैं यहां ले लेता हूं 2013 का डेटा। अगर 50 का प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले तो इसको दिया जाएगा। अब इसके ना 2 रह गए, पिछले साल वाले भी देने हैं और इस साल वाले भी देने हैं, तो टोटल मिला के इसका कितना माइनस कर दें? 20,000। बचे कितने? अब 30,000 पे किसका अधिकार? यानी 1,000, हर किसी को कितने कितने मिल जाएंगे? 30। यानी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये तो कर्जा देके बैठा है, ब्याज के तरीके से ही ले रहा है। तो बिल्कुल ब्याज के तरीके से ले रहा है, लेकिन इसमें फर्क पता है क्या है?
अगर ब्याज वाला कंसेप्ट होता है ना, तो लॉस वाले केस में भी कंपनी को देना पड़ता, और कंपनी का लॉस पता है कितना पहुंच जाता, 10,000 से बढ़ के हो जाता 20,000, क्योंकि 10,000 तो लॉस में बैठा हुआ है कंपनी, और 10 और भाई मुझे देना है, कमाओ या मत कमाओ देना ही है, तो कितना होता है 20। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं हुआ, लॉस रह गया कितना 10, और सामने वाले को समझा दिया जब कभी प्रॉफिट होगा तुम्हें हम देंगे, तो सामने वाला समझेगा भी, इसलिए उसको प्रेफरेंस शेयर दिया गया है ऐसे सिचुएशन में। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस बताऊं तो प्रेफरेंस शेयर के आगे एक फिक्स परसेंटेज होता है जिसके हिसाब से डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर में कोई भी फिक्स परसेंटेज नहीं है, कभी ज्यादा भी मिल सकता है, कभी भी कम भी मिल सकता है, सिंपल सा लॉजिक है ना। दूसरा डिफरेंस की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर का अगर 1 साल का पैसा नहीं मिला तो अगले साल जुड़ के मिल जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं हुआ। 1 साल देखो इसने 0 लिया था, तो ऐसा नहीं कि पिछली बार का कुछ ले लिया, क्योंकि अमाउंट ही फिक्स नहीं है। तीसरा, प्रेफरेंस शेयर से अगर मान लो हमने पैसे इकट्ठे किए हैं, पैसे इकट्ठे का मतलब मैंने बोला मैं कंपनी हूं, मैं सबको 100-100 रुपए दो, आपको मैं शेयर्स दूंगा, तो आप सभी ने मुझे 100-100 रुपए दिए, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि 20 साल के अंदर अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि 20 साल के अंदर अंदर आपके पैसे को रिटर्न कर दिया जाए। अगर नहीं करूंगा तो कंपनी बंद भी करना पड़ सकता है, और बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उसके लिए 30 साल है, हम उस पे नहीं जाएंगे, तो इसके पैसे वापस करना मैंडेटरी है, इसके पैसे वापस नहीं करना होता। तीसरा डिफरेंस हो गया। पहला क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर के आगे परसेंटेज, उसके आगे नहीं है। डिविडेंड फिक्स रहेगा, डिविडेंड फिक्स नहीं रहेगा, और उसके बाद इसके पैसे वापस करने पड़ सकते हैं और इसके पैसे वापस, जब हम इसके पैसे वापस करेंगे ना तो उसको बोलेंगे रिडीम करना, रिडीम, REDEEM, जिसे रिडम्पशन भी बोल देते हैं। और इसके पैसे मान लो, वैसे तो रूल कहता है कि वापस नहीं करेंगे, अब जब बीकॉम के अंदर जाओगे ना सेकंड ईयर में, तो इसके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर हैं, पैसे वापस करने चाहिए नहीं करने चाहिए, क्या रूल है, तो इसके अंदर सारे सेक्शंस अवेलेबल हैं। तो उसके केस में अगर मान लो बाय चांस इसके पैसे वापस करने पड़ जाएं तो बोलेंगे बाय बैक। ये सारे वर्ड यूज होंगे आपके एमसीक्यू में भी, आगे भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो यूज होंगे। तो प्रेफरेंस शेयर के पैसे लौटाने हैं तो क्या वर्ड यूज होगा, रिडीम करना या रिडम्पशन। लेकिन इक्विटी वालों के करने हैं तो क्या करेंगे, बाय बैक करेंगे। और देखो डिफरेंस क्या है, सबसे मेजर डिफरेंस, मान लो कंपनी के अंदर नाम वगैरह चेंज करना हो, कंपनी को अपना कुछ मेजर डिसीजन लेना है। मेजर डिसीजन में क्या हो सकता है, कंपनी नाम चेंज करना चाहता है, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाहता है, बहुत बड़ा डिसीजन है, कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, बहुत बड़ा डिसीजन है। तो जब कभी भी, और इन लोगों ने पैसे लगाया है, इसी के दम पे कंपनी खड़ा हुआ है, तो मालिक कौन है, ये है, तो ये कंपनी का ऑनर होता है, और ये कंपनी का रियल ऑनर नहीं होता, ऑनर से थोड़ा कम पावर होता है। जैसे मैंने इस बार सोचा कि भाई मैं अपनी कंपनी का नाम बदल रहा हूं, सभी को बुलाया मैंने, लेकिन इसमें मैं इसको नहीं बुलाऊंगा, मैंने सभी को बुलाया, लेकिन इस केस के अंदर प्रेफरेंस शेयर वालों को मैं नहीं बुलाऊंगा। अगर कोई प्रेफरेंस, आप जैसे मान लो ये रूम है, सभी बैठ गए, मैंने आप सभी से पूछा यार मेरा कंपनी का नाम मैं चेंज करना चाहता हूं, पहले था मेरी कंपनी का XYZ लिमिटेड, अब SKD लिमिटेड करना चाहता हूं, कितने लोग एग्री हैं। तो यहां पे देखा जाए कितने लोग एग्री हैं, तो उस सिचुएशन में आप हां या ना बोलोगे। अगर आप हां या ना बोलते हो तो कैसे बताओगे, हैंड रेज करके बताओगे। अगर 51% लोग बोलते हैं सर नाम चेंज कर दो, तो नाम चेंज हो जाएगा। अगर 51% लोगों ने मना किया तो नहीं। कई जगह पे 75 होता है, कई जगह पे 51। मैंने जनरल सा एक एग्जांपल लिया है। मान लो आप सभी बैठे हैं, बीच में 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल रहा है, वो भी बोल रहा है नहीं हो सकता, मैं बोलूंगा गेट खोलो और बाहर निकलो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारे पास पावर ही नहीं है भाई। तुम जब लॉस होता है तुम बोलते हो मेरे डिविडेंड जोड़ के दो, तो तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। तो सारा पावर किसके पास है, हमारा इक्विटी शेयर के पास है, ठीक है ना। तो डिफरेंस की मैं बात कर रहा था, हमारे 2 तरीके के शेयर्स हो सकते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इनमें क्या डिफरेंसेस है, हमारे सिलेबस में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एमसीक्यू में आ जाएगा। आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, या प्रेफरेंस शेयर के आगे परसेंटेज का मतलब क्या है, इंटरेस्ट है या डिविडेंड है, तो डिविडेंड बोलना पड़ेगा आपको। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर चलेगा, ठीक है। तो डिफरेंसेस आपके बुक में भी इनफैक्ट गिवन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आपका प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो डिफरेंस मैं फिर से एक बार जस्टिफाई कर देता हूं आपको।
पहला, इक्विटी में परसेंटेज नहीं होता, प्रेफरेंस में परसेंटेज होता है। दूसरा, इक्विटी का फिक्स डिविडेंड नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस का फिक्स डिविडेंड होता है। तीसरा, इक्विटी को बायबैक किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम या रिडम्पशन किया जाता है। चौथा, इक्विटी शेयर होल्डर को सारे वोटिंग्स राइट होते हैं। जो आप बोल रहे थे ना कंपनी का नाम बदलो नहीं बदलो, तो आप वोट दे रहे थे, तो उसे बोला जाता है कंपनी को वोटिंग राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। आपका पेपर तो एमसीक्यू आएगा, तो एमसीक्यू के अंदर तो आपका डिफरेंस तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ फाइनल में जब आएगा आपका, तो फाइनल में डिफरेंस पूछा जाएगा, अभी काम ही आएगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। तो एक बार फटाफट से आप सिर्फ नोट कर ले मोटी मोटी बातें, टाइप ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और उसके अंदर मैं पॉइंट लिख देता हूं। एक बायबैक लिख देना, एक रिडीम लिख देना, एक दो पॉइंट और डाल देना उसके अंदर, ठीक है ना। बायबैक अपने शेयर्स को जब वापस खरीदेंगे, मान लो आपने मेरी कंपनी में पैसे लगाए, 10 रुपए लगाए मैंने, आप बोल रहे हो कि मेरे पैसे वापस कर दो, तो जनरली तो नहीं होता, लेकिन कंपनी ने बोला चलो दे देते हैं तुम्हारे, तो आपके पैसे दूंगा और जो मैंने आपको सर्टिफिकेट दिया वापस खरीद लूंगा, तो बाय बैक हो गया। हमने आपके पैसे लौटा दिए और अपने शेयर्स को बाय कर लिया मैंने वापस, इसे बाय बैक, रिडीम हो जाता। वर्ड सेम, काम सेम ही है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, रिडीम हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार नोट करिए इसमें से मेन मेन पॉइंट, और जो मैंने बताया उसके डिफरेंसेस लिख लेना इसमें, जिसको नहीं समझ में आता। बाकी मैं इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी करूंगा, वो तो एग्जाम में पक्का आएगा। जल्दी जल्दी नोट करिए, हाँ जी नोट करिए फटाफट। वॉइस आशुतोष सही नहीं आ रही सर, वॉइस चेक करिए, वॉइस आ रही है नहीं आ रही। अब एक बार दोबारा चेक करिए, आप मुझे बताइए। वॉइस क्लियर है, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप बताइए वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही। आ, चलो ठीक है, अभी क्लियर है ना। नोटिंग करो आप। नहीं तो बच्चों को बहुत जल्दी बाहर का रास्ता दिखा देता हूँ मैं, इसलिए चुपचाप नोटिंग करना। डन। अगर वॉइस की दिक्कत आया करे ना, आप हैंड रेज कर दिया करो ताकि मुझे साउंड आए और मैं फिर देख लूँ, ठीक है ना। इस बार अगेन आए तो आप वॉइस रेज, हैंड रेज कर देना इसमें। अटेंडेंस अटेंडेंस तो अच्छा।
हाँ, इशूड का ही मैं काउंट कर रहा हूँ, ऑथराइज पे नहीं मिलता, हमेशा इशूड पे डिविडेंड दिया। मतलब आपने आगे ना 4 रुपीज का साइन लगा रखा है, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा ना 10 से। 1000 कर तो रखा मैंने। डन। अब जो अगला टॉपिक कर रहे हैं ना हम, इसमें से तो मान के चलो एग्जाम में आएगा ही आएगा पॉइंट। जो नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं इसमें से मान के चलिए कि एग्जाम में तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे पॉइंट। टाइप ऑफ इशू। हाँ जी, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। टाइप ऑफ इशू, हमारे सिलेबस में प्रेफरेंस तो है नहीं, तो मैं प्रेफरेंस का कोई बात भी नहीं करूंगा। सारी बात किसकी करेंगे? इक्विटी शेयर की। तो इक्विटी शेयर भी कई तरीके से इशू किया जा सकता है। अब कितने तरीके से हो सकता है वो सारा पॉइंट, और वो आपको पता होना चाहिए, इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। नंबर 1, मैंने क्या करा? पब्लिक को इशू कर दिया। पब्लिक का मतलब मेरी कंपनी का शेयर्स कोई भी खरीद सकता है आके, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने टीवी में भी ऐड दिया, मैंने बैंक में भी ऐड दे रखा है, मैंने आपका बैनर न्यूज़पेपर में भी ऐड दिया है, यानी मैंने पब्लिकली कर दिया है, कोई भी मेरी कंपनी को कंपनी के शेयर्स को खरीद सकता है। इसे बोलते हैं हम पब्लिक ऑफर, इसे बोला जाता है पब्लिक ऑफर। अब इसके अंदर भी दो बातें हो सकती है, या तो मेरी कंपनी नई नई बनी है, नई नई कंपनी बनी है और मैं पहली बार शेयर इशू कर रहा हूं, या फिर मेरी कंपनी पुरानी बनी हुई और बचे हुए शेयर इशू कर रहा हूं। बचे हुए शेयर से समझ रहे हो? ऑथराइज 10,000 था, मैंने पहले बेचे 2,000, फिर बाद में बचे हुए शेयर बेचूंगा ना। तो यहां दो केसेस हो सकता है, या तो मैं पहली बार आपको शेयर बेच रहा हूं या दूसरी बार। अगर मैं पहली बार आपको शेयर बेच रहा हूं तो उसको बोलेंगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मैं बोल देता हूं, आप लिख लेना, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जब दूसरी बार मैं शेयर इशू करूंगा उसे बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। इनिशियल का मतलब समझ जाओ, इनिशियल मतलब सबसे पहली बार, और फर्दर मतलब उसके बाद। तो फर्दर पब्लिक ऑफर का मतलब क्या हुआ? बाद वाला शेयर इशू हुआ है। और इनिशियल का मतलब पहली बार। जो जीवन में पहली बार करता है उसे आईपीओ ही बोलते हैं। उसके बाद जो करते हैं वो कौन से होते हैं? तो जब कभी भी आपको भी कभी मौका मिले ना लाइफ में शेयर मार्केट में पैसे लगाने का, तो हमेशा आईपीओ में लगाना। एफपीओ तो वो शेयर होते हैं जो बाद में इशू किए गए हैं, और उस सिचुएशन के अंदर एफपीओ इतने अच्छे पॉपुलर नहीं होते, ये मान के चलो। एग्जाम में क्या आ सकता है कि पब्लिक ऑफर में आईपीओ क्या होता है, आईपीओ का फुल फॉर्म बताएं या एफपीओ का फुल फॉर्म बता सकते हैं। तो टाइप ऑफ शेयर कर रहे हैं तो पहला ऑफर कौन सा? पब्लिक ऑफर। दूसरा ऑफर देखिए, यानी हम इस तरीके से शेयर बेच सकते हैं। दूसरा हम बेच सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट, सर ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है, प्राइवेट का मतलब क्या है? कोई चीजें ना बताना। तो मान लो मुझे शेयर्स खरीदने हैं, मैं कंपनी के पास जाऊंगा सीधा और बोलूँगा भाई मुझे तुम्हारी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, और अच्छी खासी क्वांटिटी में 10% आपकी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, या फिर 10 करोड़ रुपए आपके शेयर्स खरीदने हैं, तो आप मुझे इशू करेंगे। अगर कंपनी को लगता है हाँ भाई इशू कर देंगे आपको, तो कंपनी किसी को बता नहीं रहा, ना टीवी में ऐड है ना न्यूज़पेपर में ऐड है, आपस में बात हुआ और उसको इशू कर दिया मैंने। तो ऐसे प्लेसमेंट को कहा जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। जैसे कि मान लो आपको शेयर खरीदना है, एक तो पहली बार तो मैंने पूरा अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई मेरी कंपनी के शेयर खरीद लो, और दूसरे वाले केस में मैं ये अनाउंसमेंट नहीं कर रहा, आप आए या फिर मैं किसी बैंक के पास गया, मैंने बोला भाई आपके पास पैसा है मेरी कंपनी का शेयर खरीदो। बैंक मेरी कंपनी का पता है क्या करेगा? सारा बैलेंस शीट और सारा वैल्यूएशन वगैरह निकालेगा। वैल्यूएशन वगैरह निकालने के बाद फिर वैल्यूएशन वगैरह निकालने के बाद फिर से देखेगा वो कि इस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए नहीं। और बैंक ने बोला ठीक है भाई तुम अपने शेयर मुझे बेच दो, तो मैंने बेच दिया उसे। तो मैंने जो शेयर्स बेचा वो प्राइवेटली बेचा, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। एक था पब्लिक ऑफर,
और दूसरा क्या है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, जो किसी व्यक्ति को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या कॉरपोरेशन को प्राइवेटली इशू कर दिया जाता है। इस केस में तो हमने शोर मचाया था, और जो शोर मचाते हैं ना, उसके अंदर आपको एक इस्तेहार, एक फॉर्म दिया जाता है, इस फॉर्म को भरिए और कंपनी के शेयर खरीदिए, इस फॉर्म को भरिए और शेयर खरीदिए। उस फॉर्म को बोला जाता है प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन या फिर प्रोस्पेक्टस। बाकी प्रोस्पेक्टस के लेवल का क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी बता दिया, जो फॉर्म आप भरते हो ना, तो प्रोस्पेक्टस का मतलब जनरली होता है, जब आप एडमिशन लेने जाओगे ना 12th के बाद, तो आपको सबसे पहले प्रोस्पेक्टस पढ़ना पड़ेगा कि किस कॉलेज में कौन सी सीट है, किस कॉलेज में कितने वैकेंसी है, किस कॉलेज में कौन से कोर्सेज है। पहले उसकी जानकारी पढ़ोगे फिर लगाओगे आप, पहले जानकारी पढ़ोगे और फिर लगाओगे आप, ठीक है ना। तो सेम पब्लिक ऑफर का मतलब क्या है हमारा, पब्लिक ऑफर का मतलब जो हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, और प्राइवेट का मतलब आप प्राइवेटली दे रहे हो। प्राइवेट का मतलब प्राइवेटली दिया जा रहा है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक होता है हमारा शेयर इशू करेंगे अदर देन कैश, अदर देन कैश। एक तो शेयर कैश में इशू हो जाता है, कैश का मतलब चेक से बैंक में, और एक होता है अदर देन कैश। अदर देन कैश में क्या होगा, मान लो मुझे एक मशीनरी खरीदना है, मैं कंपनी हूँ, मैं गया और मैंने बोला भाई साहब आपकी मशीनरी कितने की है, उसने बोला भाई मशीनरी 50 लाख की है। मैंने बोला मुझे बेच दो, उसने बोला ठीक है मैं आपको बेच देता हूँ, अब बदले में आप पैसे कैसे दूंगा। मैंने बोला दो ऑप्शन है, या तो आप पैसे मेरे से कैश ले लो, या फिर आप बोलोगे तो मैं अपनी कंपनी के शेयर्स भी दे सकता हूँ। उसने बोला एक काम करो शेयर्स दे दो, तो मैंने उसको शेयर्स दे दिए, तो मेरा शेयर क्या हो गया, इशू हो गया। क्या बदले में पैसे मिले मुझे? बदले में मैंने क्या लिया, मशीनरी लिया। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है शेयर इशू तो किया लेकिन अदर देन कैश में। इस वाले में तो भाई पैसा ही लूंगा मैं हर व्यक्ति से। अब इस वाले केस के अंदर भी कैश ही लेंगे, लेकिन अदर देन कैश में नहीं आएगा। कुछ भी ले सकते हैं, फर्नीचर ले सकते हैं, स्टॉक ले सकते हैं, बिल्डिंग ले सकते हैं, मतलब कैश के अलावा हमें कुछ भी मिल सकता है। तो इसके भी क्वेश्चंस देखेंगे हम। इसके बाद एक होता है हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, या फिर एक होता है स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया है उसमें भी इस पे से क्वेश्चन पूछा गया था। स्वेट इक्विटी समझिए, पहले हम स्वेट इक्विटी की बात करते हैं, फिर इसॉप की बात करते हैं। दोनों एक जैसे ही हैं, एक ही साथ में क्लियर कर दूंगा। पहले मैं स्वेट इक्विटी समझा देता हूं। मान लो आपने कंपनी में बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत किया कंपनी के अंदर। आप कंपनी को ये नहीं समझ रहे कि आप नौकरी कर रहे हो, आपने अपनी कंपनी के तरीके से काम किया। तो जब इस तरीके से काम करते हैं ना, तो उस कंपनी का क्या होता है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपने सुना होगा कि गुजरात की काफ़ी सारी ऐसी कंपनी है जिसने अपने एम्प्लॉय को फ्लैट दे दिया, अपने एम्प्लॉय को कार। एक बीच में न्यूज़ भी आया था कि अपने सारे एम्प्लॉय को एक एक कार दिया उसने। क्यों दिया? क्योंकि उसके एम्प्लॉय ने बहुत अच्छे से मेहनत किया। सेम आपकी कंपनी में भी अगर कोई एम्प्लॉय मेहनत करेगा और आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, तो आपका बेस्ट बेनिफिट पता है कब होता है, जब आप एम्प्लॉय का ख्याल रखो। तभी तो एम्प्लॉय आपके साथ ऑनेस्टली काम करेंगे। तो होता क्या है, नॉर्मली मैंने एम्प्लॉय ने काम किया तो मैंने बोला भाई एम्प्लॉय आपने बड़ा मेहनत किया, हम आपको बदले में देखो कैश वगैरह तो नहीं दे रहे, हम अपनी कंपनी के शेयर्स दे देते हैं आपको। और हमारी कंपनी का शेयर्स जो है ना देंगे, हमारी कंपनी का शेयर्स अभी मार्केट में 1000 रुपए का एक शेयर है, मार्केट के अंदर 1000 का एक शेयर है, लेकिन हम आपको सिर्फ दे रहे हैं 10 रुपए में। पैसे लेंगे लेकिन आपको सस्ते रेट पे दे दिया जाएगा। कंपनी में कितने का है, मार्केट में 1000 का, लेकिन आपको कितने का दिया गया, 10। अब एम्प्लॉय के पास ना पर्टिकुलर ऑप्शन होगा कि भाई एक एम्प्लॉय सिर्फ 100 शेयर ही खरीद सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अब आपकी मर्जी, आप 100 शेयर खरीदें और मुझे 1000 रुपए दे दें, और मार्केट में जाके 100 शेयर आप 1000 के हिसाब से 1 लाख रुपए अपना कैश करवा लें। तो आपको जो शेयर दिया गया ना सस्ते रेट पे दिया गया, तो सस्ते रेट पे दिया गया तो इसे बोला जाता है डिस्काउंट पे देना। डिस्काउंट पे देना, तो एम्प्लॉय को शेयर ना डिस्काउंट पे दिया जा सकता है। और किसी केस में जैसे ये बोले ना कि भाई तुम्हारा शेयर कितने का, 10 का, तो कोई अगर आप में से कोई आ जाए और बोले कि प्लीज मुझे 9 रुपए में दे दो एक शेयर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैंने ऐसा दे भी दिया ना, तो कंपनी लॉ का मैंने क्या कर दिया,
कंपनी लॉ को फॉलो नहीं किया और कंपनी बंद करना पड़ सकता है। यानी शेयर्स जब भी बेचा जाएगा मतलब जितने का फेस वैल्यू होता है उतने का बेचा जाएगा। लेकिन अगर स्वेट इक्विटी वाली बात है ना, तो हम 10 की जगह पे 8 में भी दे सकते हैं, 7 में भी दे सकते हैं, कंपनी की मर्जी है वो। नहीं, अब लॉस नहीं हो रहा ना, हम आपका बेनिफिट चाहेंगे तो मेरे जेब से पैसे निकलेगा तभी तो आपका बेनिफिट होगा। अगर मैं आपसे 1000 के बदले 1000 ले लूं तो एम्प्लॉय बोलेगा बेकार में काम किया रात दिन करके, अब अगली बार से मैं ओवर टाइम भी नहीं लगाऊंगा और काम भी नहीं करूंगा मन से। तो ये रहता है हमारा स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी मतलब, स्वेट का मतलब ऐसा देखा जाए, कहते हैं ना खून पसीने की कमाई, तो उसी तरीके से स्वेट इक्विटी वहां से वर्ड लिया गया है कि उसको उस तरीके से मिलेगा। समझ में आया स्वेट इक्विटी? प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें नहीं होगा, थ्योरी आएगा कौन से ऐसे शेयर हैं जो डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं, तो जवाब है स्वेट इक्विटी। और एक दूसरा भी अभी हम बात करेंगे। दूसरा है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसॉप, शॉर्ट फॉर्म में इसॉप, बुक में भी कहीं भी मिल जाएगा आपको इसॉप वर्ड। सर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता क्या है, इसको एक बार समझ लेते हैं। अब होता क्या है, नॉर्मली कई बार कुछ कंपनी ऐसे होते हैं जहां पे वर्कर काम करते हैं। तो नॉर्मली देखा जाए तो अगर मैं रिलायंस की सपोज करो बात करूं, तो रिलायंस के कितने सारे कस्टमर हैं या टाटा के कितने सारे कस्टमर हैं? क्या रिलायंस का ऑनर जो है मुकेश अंबानी हो, चाहे टाटा का रतन टाटा, हर एक ग्राहक को जानता है क्या? हर एक ग्राहक को कौन जानता है? वहां का एम्प्लॉय जानता है। अगर आप सामान खरीदने कहीं से जाते हो ना, तो उसकी ब्रांच है, वहां से खरीदते हो, तो आपका बहुत अच्छा लगाव जो बनाया है वो कंपनी के साथ नहीं, कंपनी के ब्रांड के साथ है और प्लस वहां के लोगों के साथ है। मान लो आप बहुत दिनों से सामान खरीदते हो और आप रिलायंस का ही सारा सामान खरीदते हो, जितने भी आपका फूड है या ग्रोसरी आइटम है रिलायंस से ही खरीदते हो, क्योंकि वहां पे जो सेल्समैन है ना वो आपको बड़े अच्छे से सारी चीजें समझाता है। आप बोलते हो यहीं पे आएंगे, ये अच्छे से बता भी देते हैं। अब वहां के सारे जितने भी स्टाफ थे, 10-15 स्टाफ, उसने सोचा कि हम रिलायंस कंपनी को छोड़ेंगे और एक अपना अलग से हम बाजार खोलेंगे सुपरमार्केट टाइप का। तो होगा क्या, नॉर्मली वो सारे स्टाफ चले जाएंगे। तो जब जब आप जाओगे ना तो आपको बोल देंगे अब मैं ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं हूँ, मैं दूसरी खोल रहा हूँ, वहां पे आया करना। आप वो यही बोलेंगे। आप बोलोगे ठीक है भैया, हमें क्या मतलब कंपनी, हम तो आपके व्यवहार की वजह से आते हैं। तो अल्टीमेटली होगा क्या, वो स्टाफ सारा छोड़ के कहीं और खोलेंगे, रिलायंस के सारे ग्राहक गए, रिलायंस का हो गया नुकसान और आपकी दुकान चल जाएगी वहां पे। तो ये होता है। और ये रियल एग्जांपल बताऊं ना, तो इन्फोसिस ना आईटी कंपनी का सबसे दिग्गज कंपनी माना जाता है, सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है इंडिया के अंदर। और इन्फोसिस के अंदर से कुछ एम्प्लॉय ने ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के निकल गए। ये आईटी कंपनी यानी एप्लीकेशन, वेबसाइट, सिक्योरिटी, हैकर वैकर को जो बैंकिंग वगैरह के लिए, उसके लिए ये काम करते हैं। तो उसमें से कुछ एम्प्लॉय क्या करते हैं, वो निकल जाते हैं वहां से। जब वो एम्प्लॉय वहां से निकल के जाते हैं तो उसने क्या सोचा कि यार हम सब कस्टमर को तो जानते हैं, सभी का फोन नंबर भी है, सबको फोन करते हैं। कस्टमर से बात किया, उसने बोला कि हम अपना काम अलग से स्टार्ट कर रहे हैं। आप इन्फोसिस में जब काम करते थे तो आप वहां पे अगर 1 लाख रुपए देते थे वहां पे अपनी फीस महीने की, आप मुझे 60 दोगे तो मैं काम करूंगा। वहां भी मैं ही काम करता था और अलग से मैं ही काम करूंगा। तो हुआ यही कि वहां के सारे कस्टमर जो थे इन्फोसिस के मैक्सिमम, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। और उसका जो नई कंपनी बनी ना, वो नई कंपनी का नाम है विप्रो। आपने नाम सुना होगा। तो विप्रो का जो इनिशियली फाउंडेशन हुआ था ना, अजीम जी प्रेम जी इसके फाउंडर हैं। तो इस तरीके से विप्रो का बनाया गया था। इन्फोसिस से सारे लोग छोड़ के कहां चले गए, विप्रो। अब इन्फोसिस को ना बड़ी तकलीफ होने लगी कि हम अपने एम्प्लॉय से ही कंपटीशन करने लग गए। यानी जो मेरे पास काम करता था वो मुझे कंपटीशन दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो किया जाए। तो इन्फोसिस का जो ऑनर था, स्टार्टिंग में जो भी था ऑनर, उसने क्या सोचा कि कोई ऐसा तरकीब निकाला जाए कि हमारे पास से एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए। पहली बार एम्प्लॉय आया उसके पास और एम्प्लॉय ने बोला कि भाई मैं काम करना चाहता हूं। इन्फोसिस के ऑनर ने बोला आपकी सैलरी 1 लाख रुपए देंगे। एम्प्लॉय खुश हो गया, भाई बड़ी अच्छी बात है। बोला 10 साल तक आपको नौकरी नहीं छोड़नी होगी। एम्प्लॉय ने बोला ये तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर हम नौकरी नहीं छोड़ सकते, कहीं कर भी नहीं सकते, तो इसका मतलब आप हमारा नाजायज फायदा उठाएंगे फिर कभी ना कभी। तो एम्प्लॉय ने मना कर दिया। फिर दूसरा उसने प्लान सोचा। उसने बोला कि देखो हमारी कंपनी का शेयर्स का प्राइस है ना 2500 रुपए है, हम आपको ये शेयर 1 रुपए में देंगे। हमारी कंपनी का शेयर का प्राइस 2500 है, हम आपको शेयर 1 रुपए में देंगे, आप नौकरी करिए मेरे पास।
और हम आपको 1000 शेयर देने वाले हैं, तो 1000 शेयर इंटू में अगर 25 करते हो तो कितना हो जाएगा हमारा, 25 लाख हो जाएगा। आपको इतने शेयर देंगे हम अपनी कंपनी के फ्री में, लेकिन 5 साल जब नौकरी के पूरे होंगे तब। तो अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, कई बार आप बंद गए, जैसे ही आपके 3 साल हुए तो आपको 25 लाख याद आ रहे हैं, थोड़े रुक जाते हैं, वो पैसे तो मिलेंगे तभी जाऊंगा। तो उस सिचुएशन में इसका इन्वेंट हुआ इसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है शेयर, एम्प्लॉय को देंगे, ऑप्शन मतलब आपकी मर्जी है, खरीदो या फिर मत खरीदो, ये प्लान लेके आए। तो इसॉप भी डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। सेक्शन 54 कहता है ये बात। सेक्शन 54 जो कंपनीज एक्ट का है वो कहता है कंपनी के शेयर्स को ना डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है, और नॉर्मल प्राइस पे तो करते हैं, लेकिन डिस्काउंट पे तभी इशू किया जा सकता है जबकि कंपनी का या तो इसॉप वाला ऑप्शन हो या स्वेट इक्विटी वाला हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई भी और नहीं है। तो देखो, एक तो पब्लिक ऑफर होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट होगा, अदर देन कैश होगा, या तो इसॉप होगा, स्वेट इक्विटी। हाँ, इसॉप के ऊपर एक दो क्वेश्चन देखेंगे, हमारा सारा क्वेश्चन इसी के आसपास जाएगा, पूरा जो चैप्टर है इसी के आसपास। प्राइवेट प्लेसमेंट भी नहीं है, हाँ ये भी हमारा पार्ट रहेगा जिसपे मैं टिक कर रहा हूं, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट चार्ट नोट करिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
नोट हो गया? डन। चलिए। ये जो ये अदर देन कैश है, हम्म, इसमें हम अपने डेटर को दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? वो भी तो हमें कैश ही मतलब वो भी देगा। डेटर थोड़ी हमें शेयर बेचना है, सामान नहीं बेचना, हम दूसरे का सामान खरीदेंगे। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस की बात करूं तो आईपीओ तो पब्लिकली है, एफपीओ के अंदर होता है नॉर्मली के एफपीओ में पहले जिसने शेयर खरीद रखा है हम पहले उसको बोलते हैं कि भाई तुम शेयर खरीद लो, उसके बाद आईपीओ को दिया जाता है। और आपका कोई डिफरेंस वगैरह नहीं आना, ये आगे आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे सारी चीज़ें, तो हम उन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। अब शेयर कैपिटल की बात करते हैं सिंपल। देखिए इसके अंदर क्या है आपका कि लास्ट क्लास में देखा था हमने, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। आज एक और क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा ऑथराइज कैपिटल ऑथराइज कैपिटल मेरी कंपनी का है, मान लेते हैं कि 1,00,000 शेयर। हमेशा याद रखना ऑथराइज कैपिटल से कभी भी जर्नल एंट्री नहीं किया जाता। मैंने पब्लिक को इशू किया मैंने 10,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव्ड का मतलब एप्लीकेशन जो मेरे पास आया, आप लोगों ने जितने मांगे वो थे सपोज के 9800, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे हम? अंडर सब्सक्राइब्ड। इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि मैंने इशूड कितने किए थे? 10,000, और उसमें से 98 ही शेयर 100 शेयर बेच पा रहा हूं मैं, तो इसे बोला जाएगा अंडर सब्सक्राइब। अब ऐसे सिचुएशन में सारी की सारी जर्नल एंट्री पता है किससे करेंगे हम? इस वाले अमाउंट से। जब आपको ऑथराइज कैपिटल भी दे दे, इशूड भी दे दे, और आपको बता दे कि आपका एप्लीकेशन रिसीव इतने का और कम वाला केस हो, तो सारी जर्नल एंट्री करेंगे हम एप्लीकेशन रिसीव से। यानी मान लेते हैं कि 10 रुपए का शेयर है। एक बात और भी यहाँ पे देखने वाले हम, अब 10 रुपए का शेयर है, पहला हम बार बार मैं 2 रुपए लेता हूँ, 3 रुपए लेता हूँ, 4 रुपए लेता हूँ, जिसको पहले वाले को हम क्या नाम देते हैं पता है? एप्लीकेशन का नाम देते हैं। क्वेश्चन ये होता है कि एप्लीकेशन पे जो सबसे फर्स्ट टाइम मांगा जाता है वो मिनिमम कितना हो सकता है? आपके 25 पैसे भी हो सकते हैं, 50 पैसे भी हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, तो मिनिमम कितना जा सकता है? तो इसका रूल है कि भाई मिनिमम एप्लीकेशन 5% होना ही चाहिए। यानी 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए का मिनिमम 5% कितना होता है? 50 पैसे। तो पहली बार जो एप्लीकेशन है ना वो 50 पैसे का तो होना ही होना चाहिए। अगर 50 पैसे से कम, मान लो 40 पैसे अगर आपने मांगा किसी शेयर होल्डर से, तो आपकी कंपनी को आपने क्या करा? फिर से रूल तोड़ा है कोई ना कोई। तो आपका मिनिमम कितना होना चाहिए? एप्लीकेशन 5। वैसे तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 रुपए, 3 रुपए, हर बार मैंने ज़्यादा ही लिया है, ठीक है। अब शेयर एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं, तो हम करेंगे सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और कितने? 9800 से करने वाले। अब हम मल्टीप्लाई 2, बीइंग क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। 9802 कितने होते हैं? 19,600। अगली एंट्री देखो क्या करेंगे हम? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना। बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना। अमाउंट आ जाएगा अगेन 19। इसके बाद अगली एंट्री कौन सी होनी चाहिए? अलॉटमेंट की। एंट्री क्या करेंगे अलॉटमेंट की? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहां पे अमाउंट होगा 9800 मल्टीप्लाई बाय 3,
तो ये कितने होंगे आपके 27 और 24 29,400 और यहां भी आ जाएगा 29,400। बीइंग क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। अगली एंट्री में बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और ये आ जाएगा 29,400। बीइंग होगा शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। उससे अगली एंट्री की अगर हम बात करें तो किसकी होगी? फाइनल कॉल की। तो एंट्री क्या करेंगे? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब एंट्री करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 9800 तो कितने हो जाएंगे ये? 49। और अगली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल और ये भी आ जाएगा 40,000 49 49। तो अब देखो इसके अंदर हमने क्या सीखा, जब कभी भी शेयर अंडर सब्सक्राइब से होता है तो जितने एप्लीकेशन रिसीव होता है सारा एंट्री हम उसी से करते हैं। एक बार फटाफट नोट करिए फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे हम। अमाउंट चेंज हो गया, यहाँ पे ऑथराइज भी दिया, इशूड भी दिया, तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता था। अभी करेंगे ना, अभी छुट्टी कहाँ हुई। थोड़ा जल्दी नोट करना।
अब मान लो, सपोज करो मैंने बोला ऑथराइज कैपिटल 1 लाख और इशूड मैंने 10,000 बताया, तो आपने मानना है कि जितना इशू किया वो पूरे बिक गए हैं, उसमें डाउट मत करना पूरे बिके या नहीं बिके। तो आप क्या अजम्पशन लोगे, पूरे के पूरे बिक चुके हैं, तो 10,000 पूरे बिक गए हैं। लेकिन मैं इस बार बताऊं डिटेल कैसे बता रहा हूं कि भाई तुम ना सबसे पहले एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 7 रुपए का है, बाकी 3 का है। 7 रुपए का है, बाकी 3 रुपए का है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या होगा, बताइए कैसे होगा। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कितने का है, 7 का है, और फाइनल कॉल कितने का है। इसको क्या बोलेंगे सबसे पहले ये बताओ, ये तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इसको क्या नाम दे। ये आएगा अब फर्स्ट या फिर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल आ सकता है ये, ठीक है ना। जर्नल एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आ जाएगा, बस ये फर्क है। अमाउंट क्या आएगा, अगली एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन एंड और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगली एंट्री किसकी करेंगे, शेयर फाइनल कॉल, अलॉटमेंट नहीं करना आपने, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगली एंट्री बैंक की करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरीके से कंफ्यूजन कर सकते हैं कि शेयर एप्लीकेशन, कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, सर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है ना, तो 3.5 कर देते हैं वो, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आपको एक ही एंट्री में लेना, ये अलग अलग नहीं करना आपने। नोट करिए ये, नोट करिए।
वो बाद में देखेंगे। डन। अब देखिए यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल हमारा ये था, इशूड ये। मैंने क्या बोला कि भाई आप ना 10 रुपए एक साथ लेके आओ, आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा कि पहले 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए, एक साथ लेके आओ आप 10 रुपए, तो इसे बोलेंगे लमसम की एंट्री। एंट्री क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कर देना बस, और अमाउंट आ जाएगा 10,000, 1,00,000 बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। अगली एंट्री कर देंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल। लमसम में बस ये है, और लमसम का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, एक ही क्वेश्चन आपके बुक में होगा, एक या दो, एक ही एंट्री करना है आपको पैसे रिसीव करने का, अगला एंट्री ट्रांसफर का। इसमें क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, नोट करिए। लमसम LUMSUM